हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन के 36वें एपिसोड में, मतलब आज लास्ट एपिसोड में, हम पढ़ने जा रहे हैं कोरोजन। कोरोजन को हिंदी में कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं बच्चों। क्या होता है संक्षारण? इधर ध्यान दें कि ये मेरे पास कोई धातु पड़ी है। इधर ध्यान देते रहे बच्चों। आपको एक सिस्टेमेटिक तरीके से बस कुछ ही मिनटों में संक्षारण और लोहे पर जंग लगना और लोहे पर जंग लगने से बचाने के उपाय कुछ ही देर में आप सीखने वाले हो बच्चों। वीडियो के अंत तक जुड़े रहोगे तो सारी बातें सीख जाओगे। देखो, ये आपके पास कोई धातु पड़ी थी बच्चों। ये धातु जो है वो वायुमंडल में वायु व नमी के संपर्क में आई। वायु और नमी के संपर्क में आकर के ये धातु जो है धातु ऑक्साइड में बदल जाए, धातु ऑक्साइड में बदल जाए, या धातु कार्बोनेट में बदल जाए। धातु किस में बदल जाए? धातु कार्बोनेट में बदल जाए, या धातु सल्फाइड में बदल जाए, धातु सल्फाइड में बदल जाए, या फिर ये धातु सल्फेट में बदल जाए। धातु सल्फेट में बदल जाए। तो ये अगर इसमें बदल गई तो इसका मतलब है ये धातु धातु नहीं रही। या तो धातु ये वायु या नमी के संपर्क में आकर के ऑक्साइड बन गई, कार्बोनेट बन गई, सल्फाइड बन गई या सल्फेट बन गई। तो इसका मतलब धातु तो नहीं रही ना। तो धातु का क्या हो जाता है? इससे धातु का हो जाता है क्षय। धातु का क्या हो जाता है? क्षय, अपघटन हो जाता है, धातु नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस धातु क्षय को ही हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास संक्षारण की परिभाषा आपको बोलनी हो तो क्या कहोगे कि धातु जो है वो वायु व नमी के संपर्क में आकर के धातु ऑक्साइड या धातु कार्बोनेट या धातु सल्फाइड या धातु सल्फेट में बदल जाती है, जिससे धातु का क्षय हो जाता है। इसी को संक्षारण कहा जाता है। तो बच्चों, आपको एक परिभाषा जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपके सामने लिख डाली है, एक ड्रॉ कर दिया है इसको। आप इसकी परिभाषा आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखो बच्चों कि इस संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, कौन से कारक हैं इसको प्रभावित करने वाले? आप यहां पर देखते जाओ। एक पहला पॉइंट समझें। आपको समझना है, याद नहीं करना। बिल्कुल आराम से बात समझ में आएगी। धातु अगर धातु ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट में बदला, इसका मतलब धातु का क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। धातु का क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीकरण। इसका मतलब संक्षारण में धातु का क्या होना होता है? ऑक्सीकरण होना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट है कि धातु का होना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण उसका होगा जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान क्या हो बच्चों? ऑक्सीकरण विभव का मान हो अधिक। जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होगा उसी का तो ऑक्सीकरण होगा। या मैं कहूं कि अपचयन विभव का मान क्या हो? अपचयन विभव का मान हो, विभव का मान हो कम। ठीक है, तो आपको पहला फैक्टर समझ में आ गया कि संक्षारण जो है उस धातु का ज्यादा होगा जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक हो या अपचयन विभव का मान कम हो। क्योंकि ऑक्सीकरण होना है, ऑक्सीकरण उसी का होगा जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा। ठीक है, अब जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा उसके अपचयन विभव का मान क्या होगा? कम। तो हम कहें कि जिसका अपचयन विभव का मान कम है उसका ऑक्सीकरण, उसका संक्षारण होगा, या जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक है उसका संक्षारण होगा। बात एक ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आओ। दूसरा पॉइंट है कि इसका मतलब यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। आप देखेंगे कि जो शुद्ध धातु होगी ना वहां पर तो होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तो वो क्या होगा? एनोड। इसी प्रकार से ये जब शुद्ध धातु ये अशुद्ध
धातु ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट में बदलेगा तो यहां ये जो है ये क्या बन जाएगा, अशुद्ध धातु बन जाएगी। और ये इस पर क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन होगा तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, कैथोड का काम करेगा। ठीक है, तो शुद्ध धातु जो है एनोड का काम करेगी और अशुद्ध धातु जो है वो कैथोड का काम करेगी। इसका मतलब यहां पर एक क्या बन जाएगा, कैथोड एनोड बन जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेल। और इस सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो इस प्रकार जो सेल बनेगा उस सेल के विद्युत वाहक बल का मान यदि धनात्मक होगा तो संक्षारण होगा। यदि इसके विद्युत वाहक बल का मान माइनस में आया तो ये संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, और दुर्भाग्य क्या है कि अधिकांश धातुएं जिनका संक्षारण होता है उसके ईएमएफ का मान क्या होता है, धनात्मक ही होता है। चलिए 2 पॉइंट हो गए बच्चों। फिर आप देखो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसके प्रभावित करने वाले कारकों में आप देखो बच्चों कि अगर इस वायु और नमी के साथ में अशुद्धियां उपस्थित हो, कि CO2 उपस्थित हो, SO2 अगर उपस्थित हो, ये अगर गैसें उपस्थित हो ना तो ये संक्षारण की दर को बढ़ा देती है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां, ठीक है, अशुद्धियां क्या, CO2, SO2, ये संक्षारण की दर को बढ़ा देती है। ठीक है, अभी मैं आपको लोहे पर जंग बताऊंगा तो उसमें CO2 का महत्व भी बताऊंगा। चौथा पॉइंट देखो बच्चों आप, चौथा पॉइंट है कि यदि यहां पर किसी लवण की उपस्थिति हो, अगर NaCl अगर आ जाए यहां पर, ठीक है, वायु और नमी तो के कारण तो जंग लगता ही है, मतलब अब संक्षारण होता ही है, लेकिन CO2 और SO2 उपस्थित होंगी तो इस संक्षारण होने की दर क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई लवण उपस्थित हुआ वो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा और ये भी क्या करेगा कि संक्षारण की दर को बढ़ा देगा। कि लवण जैसे क्या, NaCl, ये अगर उपस्थित होगा तो भी संक्षारण की दर जो है वो क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4 पॉइंट। फिर 5वां पॉइंट और देखो बच्चों, 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो धातु है ना, वो धातु जितनी सक्रिय धातु होगी, सक्रिय धातु जो होगी उनका संक्षारण जो है वो अधिक होगा। सक्रिय धातु यही जैसे मैंने आपको लिख दिया कि कॉपर है, आपके पास आयरन है, इनका संक्षारण क्या होगा, अधिक। इसी तरीके से जो नोबल मेटल्स हैं, निष्क्रिय धातुएं जो हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, निष्क्रिय धातुएं। निष्क्रिय धातुएं जैसे आपके पास सोना, पीटी, पीडी, ये निष्क्रिय धातुएं हैं। ठीक है, तो इनका संक्षारण नहीं होता, इनका संक्षारण नहीं होता। तो जो सक्रिय धातुएं होती हैं उनका ऑक्सीकरण अधिक होगा, ऑक्सीकरण अधिक होगा तो संक्षारण अधिक होगा। और जो निष्क्रिय धातुएं हैं जैसे AU, PT, PD, कई जगह AG भी लिखा होता है, तो इनका संक्षारण क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। कभी भी लोहे पर जंग सोने पर जंग नहीं लगती। तो ये जो है निष्क्रिय धातुओं का संक्षारण नहीं होता। तो ये हो गए बच्चों आपके पास प्रभावित करने वाले कारक। आपने इसको देखा और यहां से अपने आप परिभाषा बनी, इसी परिभाषा से जो है प्रभावित करने वाले कारक बन गए। ठीक है, चलो फिर संक्षारण के उदाहरण क्या क्या है। संक्षारण के उदाहरण मैं यहां पर इसके उदाहरण लिख देता हूं, उदाहरण, और फिर आगे टॉपिक शुरू करते हैं। उदाहरण है बच्चों पहला तो कि चांदी का बदरंग होना। बदरंग होना, बदरंग होने का मतलब क्या है कि चांदी पर काले रंग की सी परत चढ़ जाती है, तो वो एक संक्षारण का उदाहरण है। उसमें चांदी का क्या हो रहा है, संक्षारण। दूसरा जो है कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, हरे रंग की परत बनना, ये भी जो है क्या है, कॉपर अगर बहुत साल तक पड़ा रहे तो उस पर हरे सी काई सी बन जाती है, तो वो भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण जो है वो है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना जो है ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है।
ठीक है बच्चों, तो संक्षारण टॉपिक जो है वो कंप्लीट आपके सामने लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले, आपको परिभाषा मिल जाएगी, प्रभावित करने वाले कारक मिल जाएंगे और उदाहरण मिल जाएंगे। और मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं तीसरा उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। इसको हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे, तब हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मैं कर रहा हूं साफ। चलिए देखो, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट एपिसोड है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा खत्म। और कल मैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन के 10 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा बच्चों, और उसके बाद नया जो लेसन शुरू होगा वो शुरू होगा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का लास्ट दिन है। चलिए अब सुने अपने बात कि जो आपके पास टॉपिक नेक्स्ट जो है वो है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। चलिए देखो, लोहे पर जंग कैसे लगता है बच्चों। ये एक जो है ना, लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक सेल की भांति काम करता है। रासायनिक वैद्युत रासायनिक सेल की भांति क्रियाविधि होती है इसकी। किसकी? लोहे पर जंग लगने की। देखो कैसे होती है लोहे पर जंग लगने की जो क्रियाविधि, एक अपने पास वैद्युत रासायनिक सेल की भांति कैसे होती है, इधर गौर करें। यहां पर मैंने लोहा बनाया, ये एक लोहे का टुकड़ा पड़ा था बच्चों, ये यहां पर मैंने इसमें खड्डा से बना दिया। एक चीज और, जो मैंने प्रभावित करने संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे ना, उसमें एक और कारक लिख सकते हैं कि धातु की सतह जितनी खुरदरी होगी, टूटी फूटी होगी, उस पर संक्षारण उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी प्लेन होगी उस पर संक्षारण उतना ही कम होगा। तो यहां पर मैंने ये देखो कट बनाया है, इसका मतलब यहां पर संक्षारण ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके साथ में क्या पड़ा है बच्चों कि ये जो आपके पास लोहे का टुकड़ा पड़ा है, ये किसके संपर्क में है? वायु, नमी, इन सब के संपर्क में है। तो मैं यहां पर इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है कि इस क्षेत्र के अंदर आपके पास वायु भी होगी। वायु मतलब क्या? O2 और CO2। ठीक है, ये पड़े होंगे। और नमी होगी। नमी मतलब जल, H2O पड़ा होगा। ठीक है, और ये क्या है? ये है हमारे पास लोहा। लोहा है तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? लोहे के टुकड़ों से, लोहे के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, Fe से मिलकर बना हुआ है। और यहां पर लोहा कैसा पड़ा है? शुद्ध। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि इस वायु और नमी के संपर्क में आ गया। ये जो लोहा है यहां पर वायु और नमी के संपर्क में आ गया, जिसके अंदर O2 है, CO2 है और H2O है। ये जो क्रिया करेंगी वो किस तरीके से क्रिया होगी, मैं एक बार इधर जो क्रिया है वो आपके सामने एक बार लिख देता हूं, और फिर जो है यहां पर साइड में सारी अभिक्रियाएं समझा दूंगा। ये जो दोनों Fe के परमाणु है ना, ये Fe दोनों, ये ठोस अवस्था से निकल करके ये बन जाते हैं बच्चों 2Fe+2 और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है, मतलब ये Fe जो ठोस अवस्था में से निकल करके विलयन में चले जाते हैं Fe+2 के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। शुद्ध धातु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये किसका काम कर रही है? एनोड का काम कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H+ और प्लस O2 मिलकर के 4H2O बना लेते हैं। ये बना लेते हैं 2H2O बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो लोहा था वो तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, तो ऑक्सीकरण हो रहा था, एनोड का काम कर रहा था। लेकिन ये जो अपने पास वातावरण है, इसके अंदर क्या हुआ है कि H+ और O2, H+ कहां से आया वो मैं आपको बेसिक बात बता देता हूं कि H2O में CO2 गैस घुल जाती है और अपने पास बन जाता है H2O प्लस CO2, और ये बना लेता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, H2O और CO2 मिलकर के H2CO3 बना लेता है, और जो H2CO3 होता है
ये इस प्रकार से टूटता है कि 2H प्लस और CO3-2 में टूटता है। ये जो H प्लस बनते हैं ना, यही H प्लस यहां पर काम में आते हैं और ये H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और O2 मिलकर के क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। चलिए, अब जो आपके पास Fe+2 होता है ना बच्चों, ये Fe+2 जो होता है, ये वायु की उपस्थिति में ये और आगे ऑक्सीकृत हो जाता है। वायु की उपस्थिति में और ऑक्सीकृत होता है। कैसे ऑक्सीकृत होता है, देखो बच्चों, Fe+2 प्लस यहां पर जल है आपके पास H2O, ठीक है, आप इसको ले लो 2H2O और प्लस हाफ O2, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, हाफ O2, ये मिलकर के बढ़ाते हैं Fe+2 जो है आगे Fe+3 में, Fe+2 और आगे Fe+3 में टूट जाता है और अपने पास जो ऑक्सीजन है कितने, 2 और 1/2 इंटू 2 कितना हो गया, 1, तो 1 ऑक्सीजन ये रही, 2 ऑक्सीजन ये रही, 3 ऑक्सीजन मिलकर के यहां पर 2 Fe से जुड़ जाती हैं और ये बन जाता है Fe2O3 और ये जो H है 2 दूनी 4 H है, ये 4 H प्लस के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो Fe+2 है, यहां पर जो Fe+2 बना था वो इस वायु की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में आगे फिर ऑक्सीकृत होकर के Fe2O3 बना लेता है और ये जो Fe2O3 जो बनता है वो X जल के अणु ग्रहण करके, X जल के अणु ग्रहण करता है और बन जाता है Fe2O3 और डॉट XH2O, ये जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। यही हमारे पास जंग होता है और ये भूरे रंग की पपड़ी होती है। आपने देखा होगा कि लोहे पर भूरे रंग की पपड़ी जमती रहती है, वो पपड़ी जो है वो गिरती रहती है, जिससे लोहा जो है खराब होता जाता है, क्षय होता जाता है लोहे का। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं होती हैं अपने इस पूरे लोहे पर जंग लगने की। आप अगर मान लो यहां पर मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, अगर ये नहीं समझ में आई तो इधर आप देख लें। मैंने कहा कि लोहे पर जंग लगना एक क्या है कि वैद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है, तो इसका मतलब इसमें एनोड भी होता है, एनोड, इसका मतलब इसके अंदर कैथोड भी होता है, कैथोड भी होता है और वैद्युत अपघट्य भी होता है, वैद्युत अपघट्य भी होता है। एनोड का काम तो कौन करता है बच्चों, शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा Fe जो है एनोड का काम करता है और जो अशुद्ध लोहा है वो आपके पास कैथोड का काम करता है। अशुद्ध लोहे का मतलब ये जो इस यहां से निकलने के बाद इधर सारा भाग जो है वो कैसा है, अशुद्ध है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है और अपचयन में क्या होता है, अपचयन जिसका होता है उसको अपने क्या कहते हैं, कैथोड। तो ये आपके पास अशुद्ध लोहा जो है कैथोड का काम करता है और जो आपके पास H2O, CO2 और O2 जो है वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं मैं उसको फुल डिटेल से लिख डालता हूं, एक बार इसको जो है आप साफ कर सकते हो। चलिए मैं यहां पर अभिक्रियाएं लिख रहा हूं एक एक करके। चलो ये देखो बच्चों, पेपर में 12th बोर्ड के पेपर में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखो, या आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक सिद्धांत पर कार्य करता है या वैद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको जो है हल करने हैं। चलिए अब होता क्या है कि पहले कौन सी अभिक्रिया होती है कि जो एनोड की भांति शुद्ध लोहे पर क्या कार्य होता है, शुद्ध लोहा। आपको पता है कि शुद्ध लोहा Fe ठोस होता है, 4 Fe ठोस, और ये क्या करता है अपने में से जो है इसको 4 Fe के बजाय 2 Fe कर दो, ये बन जाता है 2Fe+2 और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यहां ठोस से ये किस में आ जाता है बच्चों, विलयन में। जब विलयन में आ गया तो इसका मतलब लोहा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि जो अपने पास
कैथोड पर क्या काम होता है, कैथोड पर, कि इससे पहले यहां पर साइड में मैं वो वाली अभिक्रिया लिख देता हूं कि H वैद्युत अपघट्य की H2O प्लस CO2 क्या बनाता होता है बच्चों, H2CO3, और H2CO3 क्या करता है, H2CO3 जो है 2H प्लस और CO3 बनाता होता है। ठीक है, कि ये कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है, कार्बनिक अम्ल H प्लस देता है। तो ये जो 4H प्लस है वो वायुमंडलीय O2 से जुड़ता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये बन जाता है अपने पास 2H2O। ठीक है, अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ें तो नेट सेल अभिक्रिया क्या होगी, नेट सेल अभिक्रिया होगी कि 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन काट दो, बाकी क्या बच गया कि 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस O2, ये मिलकर के 2Fe प्लस 2 बनाते हैं और 2H2O बनाते हैं। ठीक है, तो ये लोहे पर जंग लगने की एक मतलब पहले अभिक्रिया है, लेकिन ये Fe प्लस 2 Fe प्लस 2 नहीं रहता, ये Fe प्लस 2 और आगे ऑक्सीकृत हो जाता है Fe प्लस 3 में, और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायुमंडलीय O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, ठीक है, क्या होता है कि ये आगे फिर ऑक्सीकृत हो जाती है, आगे और ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। कैसे ऑक्सीकृत हो जाता है कि जो आपके पास Fe प्लस 2 है ना, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन हाफ O2 और 2H2O जल लेकर के क्या बनता है बच्चों कि जो Fe प्लस 2 है ना वो Fe प्लस 3 में बदल जाता है, और ऑक्सीजन जो है यहां पर कितने हो जाते हैं, एक तो 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा, क्योंकि 1/2 O2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हुआ 1, तो कितने होंगे टोटल 3 ऑक्सीजन O-2 के रूप में होते हैं। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो Fe2 और O3 बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है, मतलब Fe दोनों आ गए, ऑक्सीजन सारे हो गए, बच क्या गया 4H, तो आप ये 4H प्लस इधर लिख दो। वैद्युत अपघट्य के 4H प्लस जो यहां पर लिए गए थे वो इसको वापस दे दिए गए। ठीक है, ये जो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो बनता है वो क्या करता है, वायुमंडल से X जल के अणु ग्रहण करके बना लेता है Fe2O3.XH2O बना लेता है। ये क्या है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड, ये है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, और इस फेरिक ऑक्साइड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जल, तो आप इसको क्या कहोगे, जल योजित फेरिक ऑक्साइड जो होता है इसी को हम कहते हैं जंग, और ये भूरे रंग की पपड़ी होती है, भूरे रंग की पपड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जंग हो जाती है बच्चों। अब आप देखो कि लोहा जो है वो सिर्फ Fe था, लेकिन जो जंग बनी है वो है Fe2O3.XH2O। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो लोहा भारी होता है ये जंग लगा लोहा भारी होता है, तो आप कहेंगे जंग लगा लोहा अधिक भारी होता है। क्यों, क्योंकि देखो जंग लगे लोहे के अंदर कितनी चीजें जुड़ गई, और शुद्ध लोहा जो है वो सिर्फ Fe था। इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने कर सकते हैं। आपको पहली रिएक्शन समझ में आ गई, दूसरी समझ में आ गई, और लास्ट इन दोनों को जोड़ करके बनाइए सब। अब जो Fe+2 है वो वायु और जल की उपस्थिति में फिर आगे ऑक्सीकृत हो जाता है, और क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है। Fe 2 लिए ही है हमने, O3 2 O ये रे, 1 O ये रहा, O3, 4H बने, वो 4H प्लस के रूप में निकल गए, जो हमने यहां पर इसको वापस दे दिए, इससे हमने यहां लिए थे ना वो इसको वापस दे दिए। चलिए, अब जो Fe2O3 बनता है ना वो X जल के अणु लेकर के और Fe2O3.XH2O बन जाता है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। यही जंग है जो भूरे रंग की पपड़ी होती है, और ये शुद्ध लोहे से क्या होता है बच्चों, भारी होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक के जो रीड है, जो क्वेश्चन आना है वो इस पर आना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, पेपर में क्वेश्चन ये आता है। चलिए, अब हमने क्या करना है कि इस लोहे पर जंग लगने से इसको रोकना है।
लोहे पर जंग लगने से रोकने के उपाय पढ़ने हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। चलो, क्यों रोकना क्यों है? आप देखो, रोकना इसलिए है कि बच्चों बहुत सारे रेलवे ट्रैक बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं, रेलवे पुल बने हुए हैं जो कि लोहे के हैं, ठीक है। और जंग लगने की वजह से हर साल देश का 15% जो लोहा है वो जंग से नष्ट हो रहा है, ठीक है। और जंग से नष्ट होने के चक्कर में जो पुल वुल बने होते हैं वो जंग लग जाने से गिर जाते हैं और कई बार बहुत बड़ी हानि भी होती है। तो इसलिए इस लोहे को पर जंग लगने से रोकने के हमें उपाय करने पड़ते हैं। चलो बच्चों, तो इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं वो अपने देखते हैं। देखो, अब जो मैंने यहां पर जितनी बातें लिखी है ना, वो सारी जो है कंपटीशन क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछी जाएंगी। ये जो आपके सामने लिखी है वही रिएक्शंस इसी तरीके से आपसे पूछी जाएंगी, ये गौर कर लेना बच्चों। चलो देखो, लोहे पर जंग लगने से रोकने के उपाय, रोकने के उपाय बहुत इजी है। ये देखो, आपके पास क्या हो रहा था कि ये जो लोहा पड़ा था आपको समझना है बच्चों, ठीक है, रटना नहीं है। ये जो लोहा पड़ा था इस पर जंग क्यों लग रही थी? क्योंकि ये वायु व नमी के संपर्क में आ रहा था, ठीक है। अगर हम इसको वायु और नमी के संपर्क में ना आने दें तो इस पर जंग नहीं लगेगी। तो हम क्या कर देते हैं, इस पर पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं ना, पेंट कर दें, हम इस पर तेल की परत चढ़ा दें, हम इस पर ग्रीस कर दें, तो ये वायु या नमी इसके संपर्क में नहीं आएगी, जिससे जंग नहीं लगेगा। तो इसका मतलब पहला जो उपाय है वो है कि पेंट करके, तेल की परत चढ़ा करके या फिर ग्रीस की परत चढ़ा करके, ठीक है, का लेप लगाकर जो है इसको वायु और नमी से के संपर्क से बचाया जाए और जिससे जो है इस पर जंग ना लगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि हम इस लोहे पर जिस पर जंग ना लगे, जिसको बचाना है हमें, इसके ऊपर क्या करें कि ऐसी धातु की परत चढ़ा दें कि जिस पर जंग ना लगता हो, ठीक है। तो क्या करें, कहता है कि ऐसी धातु की परत चढ़ा दें जिस पर जंग ना लगे, ठीक है। तो उस पर, तो जैसे मान लो ये लोहा है, लोहा, इस पर मैंने ऐसी धातु की परत चढ़ा दी, ये वाली परत चढ़ा दी जिस पर जंग ना लगे, तो इस पर तो जंग लगेगी नहीं और ये लोहा भी जो है इसकी वजह से वायु नमी के संपर्क में आएगी नहीं, इससे जो है ये लोहा जंग लगने से बच जाएगा। और ऐसी धातु कौन सी है? निकल, क्रोमियम, कॉपर भी कुछ हद तक जो है इसको बचा लेता है। तो निकल, क्रोमियम, कॉपर की अगर परत चढ़ा दें तो भी जो इसको जंग लगने से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। चलिए, तीसरा कारक जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, सबसे बढ़िया कारक, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। आप क्या करो बच्चों कि इस लोहे पर जंग क्यों लग रहा है? लोहे पर जंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके, आप देखो ये लोहा है, इस पर जंग क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका जो मानक अपचन विभव जो है ना वो कम है। मानक अपचन विभव कम होने की वजह से इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण होने से जंग लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण विभव है -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर दें कि इसके ऊपर ऐसी धातु की परत चढ़ा दें जिसका जो अपचयन विभव है वो इससे भी कम हो, तो एनोड के रूप में कौन कार्य करेगा या ऑक्सीकरण किसका होगा? जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा। जैसे मान लो इसके ऊपर मैं जिंक की परत चढ़ा देता हूं और जिंक का मानक अपचयन विभव होता है -0.77 वोल्ट, ठीक है। जब इसके ऊपर हमने जिंक की परत चढ़ा दी तो इसके एसआरपी का मान, मानक अपचयन विभव का मान क्या है? कम है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा, किसका? जिंक का ऑक्सीकरण होगा, लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा। इससे क्या होगा कि ये जिंक जो है इस पर जंग लगेगी या इसका संक्षारण होगा, लेकिन ये क्या कर लेगा? Fe को बचा लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोहे पर जिस जिंक की परत चढ़ी है ना, ये जिंक खुद का संक्षारण कर लेता है, खुद पर जंग लगा लेता है, लेकिन लोहे को बचा लेता है। इसलिए जिंक की इस परत को हम क्या कहते हैं?
बलिदानी परत भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद का बलिदान दे करके भी लोहे को बचाता है। ठीक है, तो तीसरा जो आपके पास टॉपिक तरीका है वो है बलिदानी परत का निर्माण करके। बलिदानी परत का निर्माण करके जो है हम इसको जंग लगने से बचा सकते हैं। और बलिदानी परत का निर्माण कैसे करेंगे कि ऐसी धातु की परत चढ़ाते हैं जिसका मानक अपचयन विभव लोहे से क्या हो, कम हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो परत चढ़ा पदार्थ मतलब क्या, जिंक या टिन, एसएन भी हो सकता है, कि स्वयं जो है वो संक्षारित हो जाता है, परंतु क्या करता है, लोहे को बचा लेता है। ठीक है, तो अतः इसे बलिदानी परत कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जो है गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर लिया ना अपना ने, तो इसलिए इसको गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक तीसरा तरीका हो गया। चलिए एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है वो ये है। देखो क्या होता है, आपने देखा बच्चों कि भूमि में पानी वाली पाइपें, लोहे की पाइपें लगी होती हैं। ठीक है, और भूमि के अंदर बहुत सारे कई लोहे के टैंक भी दबाए जाते हैं कुछ उसको बनाने के लिए। तो उन पर जंग क्यों नहीं लगती, उनको लंबे समय तक वो क्यों कार्य करते हैं? इसलिए कार्य करते हैं कि उनको बचाने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो है कैथोडीकरण। ठीक है, कैथोडीकरण विधि द्वारा जो है उसको लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। जैसे ये भूमि के अंदर पाइप दबी हुई है, ये पाइप दबी हुई है, इस पर जंग लगेगा। क्यों जंग लगेगा? ये लोहे की पाइप थी, इस पर जंग लगेगा। क्यों जंग लगेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और एनोड के रूप में काम करेगा, इसलिए इस पर जंग लगेगी। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको एनोड ना बना करके इसको मैं कैथोड बना दूं तो इस पर जंग ना लगे ना। तो इसको मैं कैथोड कैसे बना सकता हूं? इसको मैं कैथोड इस तरीके से बना सकता हूं कि इसको एक तार से जोड़ करके यहाँ पे कुछ बॉक्स साथ साथ में दबाए जाते हैं, बीच बीच में ना, जब पूरी पाइप दबाई जाती है तो बीच बीच में इसको एक चालक तार से जोड़ करके छोटे छोटे बॉक्स जो है दबाए जाते हैं। ये बॉक्स किसके होते हैं? मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है, ये फिर जब इनके साथ इनको दबा दिया जाता है तो इनके एसआरपी का मान बहुत कम होता है, इसलिए ये एनोड के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। दोनों को जोड़ दिया तो अब सेल बढ़ गया। सेल में अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो ये तो एनोड का काम नहीं करेगा ना, ये किसका काम करेगा फिर? कैथोड का। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? कैथोड। कैथोड बन जाने से ये Fe+2 में नहीं बदलेगा, नहीं बदलने से इसका संक्षारण नहीं होगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैथोडीकरण, और ये सबसे प्रभावी विधि है। एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय कौन सा है? तो आपसे पूछा गया कि पेंट करना, गैल्वेनीकरण और कैथोडीकरण और ग्रीस लगाना, तो इनमें से सबसे प्रभावी है कौन सा बच्चों? कैथोडीकरण। ठीक है, इसीलिए पाइप के साथ साथ चालक तार लगा करके और बक्से जोड़े जाते हैं। उन बक्सों किसके होते हैं? ये बॉक्स ये मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के होते हैं, जो एनोड का काम करते हैं, जिससे जो है आयरन एनोड बनने से बच जाता है। एनोड बनने से बच जाता है, क्या बन जाता है? कैथोड, और इसकी वजह से इसका संक्षारण नहीं हो पाता, इस पर जंग नहीं लग पाता। सबसे बढ़िया तरीका। चलिए पांचवा उपाय आप देखिए। अब पांचवा उपाय यह है बच्चों कि आप क्या करो कि सोडियम सल्फेट हो, सोडियम फास्फेट या क्रोमेट का जो विलयन है, ये जो इसके अंदर अगर लोहा डुबाया जाए, सोडियम फास्फेट या क्रोमेट के अंदर अगर विलयन इसको लोहे को डुबाया जाए तो जो है इसको इस पर इसकी एक परत चढ़ जाती है, वो भी क्या करती है? लोहे को जंग लगने से बचाती है।
अगर क्या किया जाए कि लोहे को इस सोडियम फास्फेट के गर्म विलयन में डुबोया जाए, गर्म विलयन में, तो इस लोहे पर सोडियम फास्फेट की परत चढ़ जाती है, जिससे जो है लोहा जंग लगने से बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो आपने आज की क्लास में क्या सीखा? आज की क्लास में आपने संक्षारण सीखा, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक सीखे, लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रियाएं सीखी और लोहे पर जंग लगने से बचाने के उपाय देखे। जो उपाय लिखे हैं मैंने वो सारे के सारे टेक्निकल है, वो रट्टा मारने वाले नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन हुआ आपका खत्म, और मैं कल या फिर परसों जो है मैं 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेता हूं, परसों लेता हूं, एक दिन का मैं आपको समय देता हूं। जो पीछे चल रहे हैं वो भी अपने एपिसोड्स कवर कर लेंगे, जिससे जो है आप उस टेस्ट में अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे। टेस्ट देने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, पहले करवाया हुआ है कि मैं क्वेश्चन लिख दूंगा बोर्ड पर और आपको टाइम दूंगा करने के लिए। आप अपना आंसर क्लिक करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, आप उसको देख करके अपना आंसर चेक करेंगे। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो, बाय।